नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी सियासी रंगत की। 7 विधानसभा का बाई इलेक्शन अब पूरे परवान पर है। नेताओं की मीटिंग हो, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने के लिए दौरे हों, या फिर मतदाता को लुभाने के लिए हर तरह की कोशिश हो। मुकाबला कड़ा है, कहीं त्रिकोणीय संघर्ष है तो कहीं सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि चुनाव एक ऐसे रोचक मोड़ पे पहुंच गया है अब, जिसकी अब चर्चा करना लाजमी होगा। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस, और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में हैं। सुरेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आप सारी विधानसभा सीट पे घूम करके भी आए हैं और देखा भी आपने, अब किस नतीजे पे पहुंच पाए? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी आधा चुनाव तो हमारे कैंडिडेट के डिक्लेरेशन से जीत गए थे, क्योंकि जो हमने कैंडिडेट का जो सिलेक्शन किया है वो इस तरह का चुनाव है कि वो जीतने वाले कैंडिडेटों को हमने चुनाव के अंदर उतारा है। तो 50% तो हम वहीं से, फिर इसके बाद में हमारी रणनीति, हमारा कार्यकर्ता, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा मंडल मैनेजमेंट, जिला मैनेजमेंट इस तरह का है कि हम सातों की सातों सीटें जीत के आ रहे हैं। हमें कहीं पे कोई संशय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मैनेजमेंट है, कार्डर बेस्ड पार्टी है और हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। और निश्चित रूप से हम सातों की सातों सीटें जीत के आएंगे। उसके 2 रीजन है, एक तो हमारा मैनेजमेंट, दूसरा हमारे कैंडिडेट, तीसरा मोदी जी की 10 साल की योजना और पिछले 11 महीने का भजन लाल जी का कार्यकाल। क्योंकि भजन लाल जी ने भी पिछले 11 महीने के अंदर जनता को जो चीज़ देनी थी, हमने 50% हमारे जो वादे हैं, जो संकल्प पत्र के अंदर घोषणाएं थी, हमने पूरा किया। क्योंकि जो हम बोलते वो करते हैं, ऐसा कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो बोलते वो करते ही नहीं है। क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा कि 5 साल इन्होंने बोला था, जो काम हुआ नहीं। इसके बाद में हिमाचल के चुनाव हुए, कर्नाटक के चुनाव हुए और तेलंगाना के चुनाव हुए, उसके अंदर भी ये झूठ बोल के ये शासन में आए थे। लेकिन आज की तारीख में न तो कर्नाटक में वो वादे पूरे हुए, न हिमाचल में वादे पूरे हुए, न तेलंगाना में। हिमाचल के अंदर इन्होंने पेट्रोल डीजल में सस्ते की बात करी थी तो 5-6 रुपए पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए। ओपीएस की बात की थी, वो ओपीएस अभी तक लागू नहीं हुई। बिजली की दरें सस्ती करने की बात थी, वो लागू। तो मतलब वहां की जनता ठगी महसूस करेगी। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर भी ये किया। और भ्रष्टाचार तो आप कांग्रेस की एक जननी है कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार करती है। तो ये सब चीजें मुद्दे पिछले 11 महीने के भजन लाल जी के। सुरेश जी, कुछ दिन पहले तक, 1 महीने पहले की बात करते हैं, जब इलेक्शन अनाउंसमेंट के नजदीक की बात है, तो पार्टी ये कहा करती थी कि हमारी तो 1 सीट है, खोने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है, कांग्रेस को संभलना होगा। अब 7 का दावा किया जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज, ये हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारे कार्यकर्ता की मेहनत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की मेहनत, हमारे जो राजस्थान के प्रभारी जी की मेहनत, मुख्यमंत्री जी की मेहनत, उस जनता हमारा 7 का दावा किया जा रहा है। चले मैं वापस लौटूंगा। पौरुष जी, 1 सीट भाजपा की है सलूम्बर, 4 सीट आपकी हैं, 1 आरएलपी की है, बीएपी की है। तो ये 7 सीट का जो समीकरण है, बीजेपी का दावा है कि हमारा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि हम 7 सीट इस चुनाव में जीत के जाएंगे। तो आप अपनी सीटें बचा पाओगे कि जब भी तो आप बीजेपी के रथ को 7 सीट से जाने से रोक पाओगे? योगेंद्र जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि कोई भी जब उपचुनाव होता है तो वो निश्चित तौर पे वहाँ की जो सरकार जो होती है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, तो उसकी सरकार के कामकाज का असेसमेंट होता है। अभी मेरे बड़े भाई सुरेश गर्ग जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने अपने घोषणा पत्र के ये वादे पूरे कर दिए, वो वादे पूरे कर दिए। मैंने कहा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आपके घोषणा पत्र में सबसे बड़ी चीज़ जो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जो आपने उसमें कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ पर किसानों की MSP बढ़ाकर के 27 रुपये कर देंगे, किसानों की जो कृषक सहायता राशि होती है उसको 6000 से बढ़ाकर के 12000 कर देंगे। आपने कहा कि हम बाजरे को जो है वो MSP की खरीद में लाएंगे, जबकि अभी 3 या 4 दिन पहले सरकार का बयान था कि हमारी सरकार का जो है बाजरे को MSP में खरीदने का राजस्थान सरकार कोई विचार नहीं रखती। देखिए अभी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस के राज में जो है बिजली सबसे महंगी थी। आपने आते क्या क्या गर्ग साहब, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, या आपका प्लस पॉइंट है कि आप लोग एक कैसेट की तरह कोई चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप ये नहीं सोचते कि आपकी बोली हुई बातें आप ही के ऊपर भारी पड़ेगी। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने हमारी सरकार के समय में जो है प्रति उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री दी, हमने किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी, हमने जो बिजली पे जिस तमाम तरह के सरचार्जेस लगते थे हमने उनको का
काफी हद तक जो है कंट्रोल किया और उनको कम किया। आपकी सरकार ने आते क्या किया, आपने आते सबसे पहले फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया, आपने उसके बाद में क्या किया, आपने जो है जो उपभोक्ता 100 यूनिट बिजली के उपभोक्ताओं के नए उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन पर आपने रोक लगाई, आपने बिजली दरों में वृद्धि करी, आपने बिजली कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की। तो आपने तो आते ही यहाँ पर आप लोगों को लूटना शुरू कर दिया। आपके मंत्री कहां तो आप रोजगार देने की बात करते थे, मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा कि क्या आप एक भी रोजगार ऐसा बता सकते हैं कि जिसकी वैकेंसी भी आपने निकाली हो, जिसका रोजगार भी आपने दिया हो? आप जो रोजगार देने की बातें करते हैं ये सब कांग्रेस के सरकार के समय में निकली वैकेंसियां हैं, उस समय की प्रक्रियाधीन चीजें थी जिनको कि सिर्फ पोस्टिंग होने वाले स्तर पे थी, बीच में चुनाव आ गए थे। आप जो काम कर रहे हैं आप वो काम कर रहे हैं। आपने पेट्रोल डीजल की आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री जाकर के कहते थे कि राजस्थान में आप मेरी सरकार बनवा दो, हरियाणा पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश है सस्ता पेट्रोल डीजल हो जाएगा। आपने क्या कम करे? आपने 2-2.5 रुपए कम करे क्या? 100 रुपए के नीचे राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें गई नहीं गई? देखिए आपने हर जगह झूठ बोला, आपने किसानों से और किसी खाद्यान्न के मामले में झूठ बोला, और आपने देखिए सबसे बड़ी बात रोजगार कहा तो देने की बात थी, आपने आती सबसे पहले जो है राजीव गांधी प्रेरकों की 50,000 वैकेंसी थी उस पर आपने रोक लगाई, 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को आपने हटाया। उसके अलावा आपके मंत्री हर काम उल्टा बोलते हैं। आपके देखिए यूटर्न की सरकार है, आपकी कानून व्यवस्था के मामले में क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री जी का गृह जिला तक सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे 2 साल की बच्ची से लेकर 60 साल तक की वृद्ध महिला के साथ बलात्कार होते हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ रेप की घटनाएं होती है। आपके राज्य के अंदर जो है अलवर जिला जो पड़ोसी मुख्यमंत्री जी का पड़ोसी जिला है, वहां पे दिन दहाड़े घटनाएं होती है। और अभी कल ही की बात है कि योगेंद्र जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भरतपुर, वहां पे जो डी क्षेत्र है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद के ऊपर अपराधियों ने गोलियां चलाई और वो भी अस्पताल में भर्ती है। और ये लोग बातें करते हैं कानून व्यवस्था हम लोग पटरी भी लिया। अरे भाई कहां से लेकर गए? राजस्थान की जनता आपको देख रही है। निश्चित तौर पर आने वाले उपचुनाव में राजस्थान की जनता जो है, जो राजस्थान की जनता के जागरूक सामाजिक संगठन है, राजस्थान की जनता के जागरूक जो किसान संगठन है, वो सब इस बात को लेकर कमर कसे हुए हैं। 7 के 7 विधानसभा क्षेत्रों में डेरा डाले। और देखिए 4 विधानसभा क्षेत्र में तो इनका मुकाबला ही नहीं है। जो 4 विधानसभा क्षेत्र कहीं पे आरएलपी है, कहीं पे जो है बीएपी पार्टी है, कहीं पे वहां पे झुंझुनू वाला चुनाव है, वहां पर जो है वो रणवीर सिंह जी जो गुड़ा जी जो है राजेंद्र गुड़ा जी, उन्होंने चुनाव को रोचक बना दिया। तो कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव में नहीं, वहां तो चुनाव स्थानीय लोगों से, हमारा चुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी 30 नंबर पर जाने की स्थिति के अंदर है 3-4 जगह। तो मैं इनको कहना चाहूंगा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। चुनाव परिणाम जब आएंगे तब आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, और चुनाव परिणाम जब आप हारेंगे तो आपको उसका विश्लेषण भी करना चाहिए कि आपने क्यों हारा, और आपको अपना घोषणा पत्र जो आपने किया उसका भी आपको विश्लेषण करना होगा कि आपने जनता से क्या वादे किए और आपने क्या पूरे करे। मैं ये बात कहना चाहूंगा। तो आपका मानना है कि आपकी सीटें तो आप जीतोगे ही, प्लस भी करके जाओगे? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की देखिए। हाँ जी योगेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हाँ, चलिए जवाब दे दीजिए, फिर वो जवाब देंगे। चलो आप लोग दे दीजिए। कांग्रेस वाले झूठे लोग होते हैं। ये कह रहे विश्लेषण करना चाहिए, तो इनको विश्लेषण सबसे पहले तो हरियाणा का ही करना चाहिए। हरियाणा में क्या हुआ था, यहाँ के नेता, अरे सुन लो ना। हाँ तो राजस्थान की भैया तो जवाब, अरे तो अच्छा चलो राजस्थान की कर लेते, चलो राजस्थान की कर लेते। इन्होंने कहा कानून व्यवस्था, 70% क्राइम भरतपुर क्षेत्र के अंदर साइबर क्राइम 70% कम हुए भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में। 2.5 लाख सिम डीएक्टिवेट किए। एक छोटे से क्षेत्र के अंदर जिसकी 1000 की भी पॉपुलेशन नहीं होगी, वहां पे 2.5 लाख मोबाइल कनेक्शन को डीएक्टिवेट करना, वो 6 महीने 10 महीने में तो नहीं होंगे, वो 5 साल के अंदर क्राइम बढ़ा है। वो ये है, उनको डीएक्टिवेट किए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल जब्त करना। आप अगर एफआईआर लॉन्च करते हो उसके दूसरे तीसरे दिन व्हीकल मिल जाना, ये उपलब्धि है। एसओजी का घर 70 लाख युवा बेचारा इंतजार करता रहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और सुबह दूसरे दिन पता लगता था कि पेपर लीक हो जाते थे। हमने आके उसको किया ना कंट्रोल। फिर नौकरी की बात करते थे, अरे भाई तुम्हारे टाइम की थी तो कर लेते ना। मन्या किसने किया था? आपको तो पता ही था ना चुनाव आने वाले थे, तो समय से पहले विज्ञप्ति निकाल दे। लेकिन इन्होंने राजस्थान की जनता को कोई न्याय नहीं दिया। बिजली की बात करते, बिजली के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने इस तरह का एग्रीमेंट किया था कि पीक सीजन में हमको बिजली खरीद के जिनसे इन्होंने एग्रीमेंट किया उनको देनी पड़ी थी इस तरह से। और फिर ये अरे दिन में बिजली देने का वादा किया था, फिर क्या हुआ था, दिन में छोड़ के रात में बिजली नहीं आती थी। किसानों को बेचारों को रात रात सर्दी में जगना पड़ता था। युवा बेचारे इंतजार करते रहते कि हमारा को नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्राइम दुनिया भर के राजस्थान के अंदर बढ़ गए थे। पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने सपना आंदोलन किए थे कि साहब पेट्रोल डीजल के भाव कम करो। हमारी सरकार आते ही 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के भाव कम किए राजस्थान के अंदर। जो एक असमानता थी जयपुर और गंगानगर के अंदर, कि गंगानगर के अंदर पेट्रोल और राजस्थान जयपुर के अंदर पेट्रोल के अंदर जो असमानता थी, वो हमारी सरकार आने के बाद में कम किया है। हाँ, हमने किसान सम्मान निधि 6,000 से 8,000 किया।
हमारे पास तो 5 साल का टाइम था, 5 साल। अरे भाई यही तो कह रहा हूं ना, हमारा तो 5 साल का टाइम है ना। अरे भाई ये, हाँ, अरे सुनो तो, अरे सुनो, यही तो तकलीफ है, यही तो प्रवक्ता की तकलीफ है, यही राहुल गांधी की तकलीफ है। राहुल गांधी भी नहीं समझता, ये तो राहुल गांधी भी नहीं समझता, प्रवक्ता भी नहीं समझते। इसलिए अगर प्रवक्ता भी समझ जाते, राहुल गांधी भी समझ जाते, चलो आप तो ये बता दो, जब सत्ता में आए बता दो कि 10 महीने का योजना का वादा किया था, 10 योजना का वादा किया कि 10 दिन में किसानों को योजना आपके वसुंधरा जी के समय में आज घाटा था करो, आज में सब्सिडी दे आ रही, वहां पे करो योजना आई, और इसके बावजूद बिजली कंपनियों का घाटा दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती राजस्थान की, दावे के साथ कह रहा हूँ। हम सारी सीटें जीत के आएंगे, आप आ जाना 23 तारीख को, 23 तारीख को आ जाना आप भी। एक भी सीट अगर जीत जाए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक भी सीट कांग्रेस जीत जाए तो आप बता दिए, आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है। आपके नेताओं को तो बाहर भेज दिया, अजीत साहब आपके नेताओं को तो बाहर भेज दिया कि भाई जाओ, नहीं तो हमारी जमानतें जब्त हो जाएगी। उनको सिर्फ इसलिए भेजा है, महाराष्ट्र के अंदर है, आप लोग पूरा संगठन वहां पे झुका रहा है, संगठन के ऊपर अपनी संगठन तो इतना मजबूत है कि सरकार आपके एक मेरा सवाल है छोटा सा, जो सुरेश जी कह रहे हैं, देखिए इनके मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष या फिर भूपेंद्र यादव हों या दूसरे नेता हों, जिनको जहां की जिम्मेदारी दी है वो वहीं पे स्थान नहीं छोड़ के जाएंगे। अभी भी जैसे कुछ देर पहले रामगढ़ को लेकर हमने चर्चा की थी, तब ये था कि भूपेंद्र यादव वहां कैंप किए हुए हैं, आपके विधायक संभाल रहे हैं। चलिए अपनी अपनी पार्टी की एक अलग अलग रणनीति होती है। ये बीजेपी लगातार कह रही है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत में नाराजगी है, डोटासरा अपना कैंप करना चाहते हैं, कि नीचे की नहीं ऊपर का बिखराव है उसका नुकसान हो रहा है, ये हर मन से कह रही है बीजेपी। देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना घर संभालने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जब बौखला जाती है, भारतीय जनता पार्टी को खुद की, आपकी वसुंधरा जी कहाँ है, इस बात का जवाब दो। आपकी वसुंधरा जी कहाँ गई? आपके मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कई प्रोग्राम में नजर आई क्या? योगेंद्र जी से पूछना चाहिए, वसुंधरा जी कहाँ गई? जब वसुंधरा जी नहीं है तो हमारे साहब भी काम कर रहे हैं, हमारे डोटासरा जी भी काम कर रहे हैं, हमारे लेकर के हमारा जो बड़ा नेता हर नेता काम कर रहा है। आप आपकी स्थिति बताइए ना, आप अपनी गिरेबान में तो झांकिए ना। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता कहा सतीश पूनिया जी कौन चुनाव में लग रहे हैं बता दीजिए, राजेंद्र राठौड़ जी के झुंझुनू में आप बता दीजिए, वसुंधरा राजे जी हारने में क्या आपने निकाल दिया क्या पार्टी सवाल? अरे वसुंधरा जी आपकी पार्टी की मेंबर है नहीं, ये तो बता दीजिए। जनता ने बहुत समय से लोकसभा चुनाव से वसुंधरा जी को कोई राजनीतिक परिदृश्य में नहीं देगा। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा जी गायब थी और अभी 7 उपचुनाव में गायब थी। जनता को इस बात की तो जानकारी दीजिए, वसुंधरा राजे जी अभी भारतीय जनता पार्टी में है हमारी, पूरे हिंदुस्तान में बताइए ना, बताइए कहाँ कहाँ गई है तो बताइए, हिंदुस्तान में चलिए, राजस्थान छोड़िए, राजस्थान छोड़िए, आपको बताइए भारत के कौन से राज्य में वसुंधरा जी को आप लोग अपने घर में आप लोग अगर अपने घर में ध्यान देते तो आज आपकी स्थिति ये नहीं होती कि आपको 11 लोकसभा की सीटें नहीं आनी पड़ती है। वापस आता हूँ, आपको तो फायदा ही मिला ना उससे, अगर इनको सावधान कर दोगे तो नुकसान तो आप ही का हो रहा है। अभी भी मतलब घमंड से चूर हो रहे हैं, हरियाणा में तो अभी ताजा नतीजे। अरे भाई लगाने वाले 11 लोकसभा सीट में आने के बाद नहीं है, ऐसे देखिए आपको अभी तो आपकी सरकार ने शपथ ली थी, आपने किसी ऐसी को वहां पे मंत्री भी बनाया था ना, आपका अग्निवीर मंत्री कैसे हार गया? अगर साहब इस बात का तो जवाब दे दीजिए, 11 लोकसभा सीटें के बाद वापस आ रहा हूं मैं। योगेंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं। योगेंद्र, क्या लगता है, ये तो माना जा सकता है कि रोचक मुकाबला है, रिजल्ट का तो हम प्रिडिक्शन अभी से नहीं कर सकते, ये तो 23 तारीख को जब हम बैठ रहे होंगे और उसी वक्त पौरुष जी और गर्ग साहब को भी हम आग्रह करेंगे कि 6 बजे के आसपास रहें जरूर वो। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कड़ा मुकाबला है और एक रोचक मोड़ पे चुनाव पहुंच चुका है। जी वाकई, जिस तरह से बीजेपी ने एक अपनी जंबू लिस्ट जारी की थी 34 लोगों की, जिसमें इसमें गौर करने वाली बात ये थी कि इसमें सत्ता और संगठन दोनों को मर्ज किया गया है कि किस तरह से इन सीटों को, क्योंकि जो पिछला चुनाव था 2023 में केवल बीजेपी के पास केवल सलूमर सीट थी और बाकी जो 6 सीटें हैं वो अलग अलग थी। 4 कांग्रेस के पास थी, आरएलपी और बीएपी के पास एक सीटें थी। लेकिन अब चुनौती इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है।
तो ऐसे में चुनौती कड़ी है, लेकिन कांग्रेस के पास ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आंकड़े जब देखे जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि अगर 4 सीटें कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस अगर इन 4 में से भी एक सीट भी लूज करती है, जिस तरह से शायद बीजेपी ने यह सर्वे करवाया है, या सुरेश जी जिस तरह से बता रहे थे कि 7 की 7 ही सीटें बीजेपी जीत रही है, या तो हो सकता है इंटरनल कोई सर्वे हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता का रुख क्या रहता है और क्या मुद्दे स्थानीय रहते हैं वो तय होगा जनता के सामने ही। हालांकि बीजेपी अपनी योजनाएं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 साल की जो योजनाएं किस तरह से उनका फायदा मिला वो गिना रही है। 11 माह सरकार को भी हो चुके हैं और कितना फायदा जनता को इन योजनाओं के माध्यम से मिला है वो भी यहां गिनाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस भी जिस तरह से पौरुष जी बता रहे थे कि कांग्रेस में हालांकि क्या आपस में क्या समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन नेताओं में है या नहीं है, लेकिन इसका देखिए नुकसान तो होता है। कोई भी पार्टी हो उसमें अगर भीतरघात की स्थिति होती है या फिर आपसी नेताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है या फिर अदावत अगर कहीं देखी जाती है तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। हालांकि ये क्षेत्रीय चुनाव ही कहा जा सकता है, बड़ा चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में केवल जो प्रदेश भर के जो नेता ही है वो ही आ रहे हैं। बीजेपी भी अपने बाहरी नेताओं को शायद नहीं बुला रही है और जो अभी 34 लोगों की लिस्ट हुई है उसमें केवल केंद्रीय जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको बुलाया गया है। उधर कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है और आपने देखा खींवसर में जिस तरह से अलग अलग तरीके से किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस और यहाँ खींवसर की जनता को किस तरह से खाना खाकर जो आरएलपी प्रमुख है हनुमान बेनीवाल लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू में अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही प्रमुख पार्टियों के जो नेताओं की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए वो तो होती है, चाहे कितनी भी तैयारी हो, जब तक परिणाम नहीं आता है, जब तक चैन नहीं पड़ता है। इसमें कहीं कोई एक मानव स्वभाव भी होता है कि रिजल्ट आने दीजिए, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर हम पूरे राजस्थान के परिदृश्य में बात करें तो अब 84 जो विधानसभा सीट है डूंगरपुर की, वहां त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं भाजपा कांग्रेस और बीएपी के बीच। इसी तरह से झुंझुनू राजेंद्र गुढ़ा त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के अलावा। खींवसर की बात करें तो आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ में त्रिकोणीय मुकाबला बना रही हैं क्योंकि वो सीट पर कब्जा आरएलपी का है। इसी तरह से देवली उनियारा के लिए कहा जा रहा है कि नरेश मीणा वहां बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर को ऐसा दिख नहीं रहा। वहां भी मैं ये कहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला कहा जा सकता है। 3 सीट ऐसी हैं जहां पे ऊंट किसी भी करोड़ बैठ सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला है। बाकी सीटों पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। बीएपी अगर जीतती है तो विधानसभा में 4 उनके विधायक होंगे, जो एक अच्छा खासा आंकड़ा कहा जा सकता है। और क्योंकि जिस तरह से कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर बीएपी ने जिस तरह से राइज किया है, वो अन्य जिलों में भी अपनी पैठ एक कॉन्फिडेंस के साथ में बढ़ा सकती है। लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। दोनों का पूरे राजस्थान में धरातल मजबूत है और कार्यकर्ताओं की अपनी एक फौज है, टीम है। इसी वजह से दोनों की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं कि इस चुनाव में कब्जा हमारा होगा। तो चलिए मैं वापस गर्ग साहब का रुख करना चाहूंगा। गर्ग साहब, देखिए ये एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें मुझे नहीं लगता है कि मुद्दों पर इन पे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। इसको इतना लोकलाइज कर दिया जाता है क्योंकि पूरे राजस्थान में गिनी चुनी जगह पे चुनाव है, 7 सीट पे चुनाव है, कई बार एक पे ही होता है। नेताओं की, कार्यकर्ताओं की इस तरह की टीमें वहां पहुंच जाती हैं जो सभाओं तक सीमित नहीं रहती हैं, एक एक घर तक जाते हैं। और ये अक्सर होता भी है, बिल्कुल यही कहा जाता है कि सरपंच का चुनाव है कि विधायक का चुनाव है। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, जाति समाज के लोग चले जाते हैं, अपने धर्म के लोग चले जाते हैं कि इसका ख्याल रखना है। और लास्ट मोमेंट तक भी मतदाता ये देख करके चलता है कि मुझे वोट किसको देना है। मतदाता बहुत स्मार्ट है। और अब एक मैं राजनीतिक दलों को जरूर क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को भी मालूम होगा, अब वो स्थितियां नहीं रही हैं कि मोहल्ले के मोहल्ले, गांव के गांव, गलियों की गलियां एक ही पार्टी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों, वचनबद्ध हों कि नहीं हम इस पार्टी के साथ वोट देना हमारा धर्म, अब दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, एक ही घर में से 4 जगह वोट पड़ जाते हैं। नेताओं को पता भी नहीं चलता है, पत्नी का पति को पता नहीं होता, पति का पत्नी को पता नहीं होता कौन किसको वोट डाल देता है। अब वो स्मार्टनेस इस तरह से जिसको जो पसंद होता है वहां पे दिया जाता है। यही लोकतंत्र की खूबी भी है। तो ये माना जा सकता है गर्ग साहब की मेहनत हर पार्टी करती है, ये थोड़ा सा मैं पार्टी लाइन से अलग हटके, लेकिन मुकाबले में हवा का पता इतनी जल्दी नहीं चल सकता, ये कहा जा सकता है। या बिल्कुल अंदाजा लग गया बीजेपी को कि हाँ बिल्कुल वेव चल रही है हमारी?
नहीं देखिए योगेंद्र जी, मैं दो तीन चीजें आपको बताना। एक तो हमने जो हमारे कैंडिडेट उतारे हैं वो ऐसे कैंडिडेट उतारे कि उसको कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बोलने लगे कि साहब आपने कैंडिडेट बहुत अच्छे उतारे। मीडिया से भी अगर बात करते तो मीडिया भी साहब आपने कैंडिडेट का, आप ये देखिए हमारे सातों कैंडिडेट में कहीं भी विरोधाभास नहीं है। जब आज सातों कैंडिडेट में विरोधाभास नहीं तो 50% चुनाव तो हम वैसे जीत गए थे, और 50% तो आज हमारा बूथ मैनेजमेंट है। आप देखिए प्रभारी जी राजस्थान में आए, प्रभारी जी हर सातों विधानसभा में गए, उन्होंने की जो बैठक थी हर मंडल में बैठक होना। एक विधानसभा में 6 मंडल होते हैं या 5 मंडल होते हैं, हर मंडल की अलग अलग बैठक रहना और बूथ अध्यक्ष से 1 to 1 होना, बूथ अध्यक्ष में जोश डालना, बूथ अध्यक्ष को क्या काम करना है, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, उनको सब चीजों को समझाना और उसमें इंकरेजमेंट आना। ये दिखाता है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले कहते थे, लेकिन आज हमारी ये स्थिति कि हम सातों की सातों जीते, जीतने के 100% हम एश्योर कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर एक सीट भी जीत जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक सीट भी नहीं जीत सकेगी, क्योंकि 2-3 जगह तो आपने देखा होगा त्रिकोणीय संघर्ष है, तो वहां पे कांग्रेस का 3rd नंबर पे आएगी, लेकिन हम सातों सीटें जीत के आएंगे। जिस तरीके से हमारा बूथ मैनेजमेंट, जिस तरीके से 11 महीने से भजन लाल जी ने जो काम किया है, देखिए काम वो होता है जो हमने वादे किए उनको पूरा करना। आज हमने वो वादे जो जनता के हित में जो काम थे वो निश्चित रूप से किए। जब जनता के हित में, किसानों के हित में हो, युवाओं के, तो युवाओं के आज देखिए आपने 35,000 नौकरियां दे चुके हैं और 90,000 से ज्यादा की विज्ञप्ति निकाल चुके हैं, 2 साल का कैलेंडर निकालते, तो ये विश्वास है 70 लाख युवाओं का, युवा हमारे साथ है, 70 लाख युवाओं का विश्वास है। किसानों को विश्वास है कि हाँ 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है, हम 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सब चीजें जनता जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती है। लेकिन कांग्रेस में देखिए ये बार बार कहते हैं कि साहब आप तो राजस्थान, अरे भाई कांग्रेस ने आप अभी हिमाचल के इनके चुनाव हुए उसमें भी तो झूठ बोला ही है ना, झूठ बोला है ना इन्होंने, तो झूठ बोल के राजनीति करी, तो वो चीजें हैं। तो आपको एक बहुत बड़ा इन्होंने राज दे दिया, एक तो आपको क्लू दे दिया इन्होंने कि इनकी रणनीति का हिस्सा क्या है, कैसे मीटिंग्स हो रही हैं। आप भी कुछ है तो बता दीजिए, या डिस्क्लोज नहीं करोगे? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे संगठन ने ये कर दिया, हमारे प्रभारी जी ने ये कर दिया, हमारा संगठन ऐसा है, हमारा संगठन है वैसा, तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जिस समय लोग आम चुनाव जब जीते उसके बाद श्रीकरणपुर सीट पे क्या इन्होंने बिना संगठन के, क्या बिना आपकी बारी में मैं चुप रहा, प्लीज ट्रेनिंग का हिस्सा है। बोलिए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए इन्होंने बात कही हमारे संगठन ने ये करा वो करा, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपका संगठन श्रीकरणपुर की विधानसभा सीट थी, उस समय आपका संगठन था 11 लोकसभा सीट में आपका संगठन कहां चला गया? दूसरी बात देखिए अभी सीटों की बात चली जाएगी, महत्वपूर्ण बात इन्होंने बात करी भाई हम इस तारीख समीकरण में चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया था कि राजस्थान से डीएनए चेक करा तो सनुपत की सीट में वापस वोट मांगे, सब इस बात का जवाब दे। और आपने खीवसर का जो खीवसर में जो प्रधान वहां पे जो चलती है और जो वहां पे झुंझुनू है जो वहां का बाहुल्य इलाका है उसके उस जाति के खिलाफ तो आपने हरियाणा में कैंपेनिंग किया था, आपने समस्त हिंदू समाज की एक बड़ी जाति से लड़वा दिया था आपने हरियाणा में, जो हरियाणा से टच की जो सीटें वहां पे जनता आपको जवाब देने वाली है, इस बात का आपको पता नहीं है। आप लोग बिजली प्रबंधन में फेल रहे, आप लोग पानी प्रबंधन में फेल रहे, आपके मंत्री कहते राजस्थान में गर्मी पड़ी, किसान खराब हो गया, फसलें खराब हो गई, बाढ़ की वजह से फसलें खराब हो गई और आप उनको ₹1 मुआवजा देना दूर रहा, आप उनकी गिरदावरी तक नहीं करवा पाएंगे। साहब चलते मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप अपनी सीटें बचा रहे हैं, इनमें प्लस करेंगे या गर्ग साहब का दावा है वो बनता दिखता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 जगह चुनाव हार रही है, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में 3 नंबर पे, 4 जगह पे स्थानीय पार्टी से कांग्रेस पार्टी का मुकाबला, 3 जगह आपको पता है आप अपने वादे पूरे करने किसानों को मुआवजा नहीं दिया, आपने पानी नहीं दिया। मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए राजस्थान के दंगल की स्थिति पर हमने चर्चा की है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, रोचक मुकाबला है और रोचक मुकाबले की बानगी इसी तरह से मंच से नेताओं के स्पीच, चैनल्स पे डिबेट और वहां पे अपने अपने दावे,
उसको और रोमांचित कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।